नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो 1.2 को हल करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे कि हमने पहले जान लिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अब जानेंगे अपरिमेय संख्या। क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में क्या होता है, जैसे कि हमने परिमेय संख्या में पढ़ा था, जिन संख्याओं को पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती थी, जहाँ पी क्यू पूर्णांक होते थे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता था। अब जस्ट अपोजिट अपरिमेय में क्या होगा, परिमेय का जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा, जिन संख्याओं को हम पिवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम पिवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0। यानी कि इसमें क्या है, नहीं, केवल नहीं लगा है इसमें, अर्थात परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट कर देना है। परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट अपरिमेय होता है। ठीक, जैसे √2, √3, √5, पाई, इस तरह की संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम देखेंगे सवाल अभ्यास 2 के प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 के सवाल को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है इसमें, सबसे पहला सवाल कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ हमें उत्तर दीजिए। तो जो पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने अपरिमेय संख्या बताई, √2, √3, √5, रूट पाई और भी इस तरह की संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो क्वेश्चन कह रहा है जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये कथन सत्य होगा। सत्य क्यों होगा सत्य, इसका एक रीजन होता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले वास्तविक संख्या, आखिर वास्तविक संख्या होती क्या। अगर वास्तविक संख्या पता हो तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वास्तविक है या नहीं। तो वास्तविक संख्या की खासियत होती है कि वास्तविक संख्या में परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय और अन्य संख्याओं का एक समूह होती हैं, जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है और परिमेय संख्या भी शामिल होती है, इसलिए कथन सत्य है। अब देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन है क्या, दूसरा कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा देखनी है, संख्या रेखा होती क्या है। तो संख्या रेखा ऐसी होती है जिसमें एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और एक तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या रेखा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यानी सभी जो है अंडर किसी न किसी संख्या के वर्गमूल होते हैं। जैसे -3 कहता है कि वर्गमूल होगा किसी का, -2 किसी का वर्गमूल होगा, -1 किसी का वर्गमूल होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहा है 1 किसी का वर्गमूल होगा, 2 किसी का वर्गमूल होगा, 3 मानते हैं 1 का वर्गमूल है, 2 4 का वर्गमूल है, 3 9 का है, अगर 4 देखें तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऋणात्मक संख्याएं क्या नहीं हो सकती हैं, वर्गमूल नहीं हो सकती हैं, 0 भी वर्गमूल नहीं हो सकता है। अर्थात हम संख्या रेखा की प्रत्येक बिंदु को नहीं कह सकते हैं कि √m के रूप का, यानी किसी के वर्गमूल के रूप का होगा, जहाँ ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ये है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य।
अब देखते हैं कथन तीसरा। कथन तीसरा है क्या? कथन तीसरा में है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय होती हैं, कथन कह रहा है। लेकिन आपने भी मैंने बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। तो कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो गलत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित रहती हैं। परिमेय भी और अपरिमेय भी ये सभी सम्मिलित रहती हैं। अतः केवल अपरिमेय संख्या बस वास्तविक नहीं होंगी, परिमेय संख्या भी होंगी। अतः यह कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह कथन भी असत्य हो जाएगा। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है। आखिर ये क्यों है मैंने ये बता भी दिया आखिर क्यों है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक से तात्पर्य क्या है? 1 2 3 4 ये धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मान लीजिए 1 का वर्गमूल 1 ही, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 5 का वर्गमूल √5 आएगा। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे आएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। √2 का वर्गमूल अपरिमेय है, √3 का भी, 3 का भी वर्गमूल अपरिमेय है, 2 का भी, 5 का भी, ये अपरिमेय है। लेकिन 1 का वर्गमूल परिमेय संख्या है, 4 का वर्गमूल भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय है। और ये √2 √3 √5 क्या है? अपरिमेय। वास्तव में ये सभी धनात्मक पूर्णांक, ये जो धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं इनके ये क्या है? वर्गमूल है। तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो हम कह देंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के लिए हम अभी मैंने यहाँ बताया भी था कि 1 का वर्गमूल, उदाहरण 1 का वर्गमूल 1 अपरिमेय नहीं है। इसी तरह 4 का वर्गमूल 2 है, ये भी अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। यदि उदाहरण, तो आप समझ गए होंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें यह दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे या रखेंगे। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा जाना था क्या होती है। ये संख्या रेखा थी। संख्या रेखा में हम पहले इधर 0 लिखते हैं बीच में, और इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। मान लीजिए हमें संख्या रेखा पर √5 का कोई पैमाना तो होता नहीं है, तो √5 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें √5 तक की एक संख्या लेनी होगी, एक लाइन या एक दूरी √5 तक की लेनी होगी। तो √5 आएगा कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने इकाई, इसको इकाई मान लेते हैं, ये 1 इकाई है, और यहाँ से यहाँ 2 इकाई है। तो हम 2 इकाई ऐसे ले लेते हैं, और इस पर लंब डालते हुए 1 इकाई की दूरी ऐसे ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐसे ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी इकाई हो गई?
2 इकाई हो गई। और यहाँ से यहाँ तक ये जितनी इकाई है 1 इकाई नाप के नाप लेना है, बिना नापे नहीं रखना। ये क्या हो जाएगी, 1 इकाई हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, ये होती है बड़ी रेखा। बड़ी रेखा को हमेशा हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो अब अगर कोण इधर है तो इसको हम लंब और इसको आधार कहेंगे। तो कर्ण जो निकलता है, अगर कर्ण देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है इसका वर्ग, यानी इस छोटी भुजा का वर्ग प्लस इस वाली छोटी भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग। अब जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का वर्ग 1 ही बनेगा, 2 का वर्ग कितना बन जाएगा, 4। तो अब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5। 5 क्या आया, कर्ण। कर्ण का मतलब होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण मतलब ये बड़ी भुजा, ये वाली बड़ी भुजा। अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर 5 है तो वर्गमूल करें, अगर क्या करें वर्गमूल, तो कर्ण बराबर आ जाएगा √5। तो यानी कि इस रेखा की लंबाई कितनी आ गई, √5। तो यानी ये रेखा जितनी लंबी है उतनी ही दूरी क्या होगी, क्या होगी भाई, √5 होगी। क्यों, क्योंकि इसका मान क्या है, √5 है। तो अब √5 निकालेंगे, इस रेखा में कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा प्रकार लेंगे, प्रकार को यहाँ और यहाँ रखेंगे। यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल की नोक रखेंगे। तो क्या करते हैं, हम ऐसे नाप के एक चाप, बिल्कुल इसी नाप से एक चाप लगाएंगे। तो जहाँ पर भी इस रेखा को काटेगा वह दूरी क्या होगी, वह दूरी होगी √5। वह किसको प्रदर्शित करेगा, √5। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से हम √5 को दिखा पाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि √5 को कैसे दिखाएंगे। क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है कि कक्षा के लिए क्रियात्मक वर्गमूल सर्पिल की रचना करके एक चित्र दिया हुआ है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि के वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकांक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। एकांक लंबाई वाले ओपी पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए चित्र दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अब OP स्क्वायर पर लंब रेखाखंड OP पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकांक लंबाई वाला एक लंब रेखाखंड खींचिए। आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O से P1 P2 P3 P तक प्राप्त कर लेंगे और इन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्किल प्राप्त कर लेंगे। आप इस का तात्पर्य समझ गए होंगे। जैसे अभी हमने तीसरा सवाल सॉल्व किया था उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम ऐसे एक रेखा ले, इसकी 1 इकाई दूरी ले और 1 इकाई इसकी भी दूरी ले, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली रेखा जो आएगी ये आ जाएगी √2। यदि इसको 1 माने, इसको भी 1 माने, तो ये दूरी आ जाएगी √2। फिर से हम यदि 1 इकाई ये वाली ले लें, इस दूरी को लंब डालते हुए, लंब डालना है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये कितनी है √2, ये हो जाएगी 1। तो अगर जो नई रेखा बनेगी ये वाली रेखा, तो ये हो जाएगी √3। इसी तरह अब इस रेखा में हमें क्या करना है, इस रेखा में 1 इकाई की ही दूरी लेना है जो 90 डिग्री कोण बनाती हुई हो। और फिर हम इस रेखा की लंबाई देखेंगे, तो इस रेखा की लंबाई कितनी आएगी, √4। इसी तरह इस पर भी एक रेखा 1 इकाई की ही लेना है, जिससे हम इसकी लंबाई मापेंगे तो कितना आएगी, √5। इसी तरह यदि हम करते चले जाएं तो एक सर्पिल बन जाएगा, जो क्रम से ऐसे ही रेखाओं को प्रदर्शित, ऐसे ही करते चले जाएंगे तो एक सर्पिल का आकार ले लेगी। क्वेश्चन ऐसे करने कह रहा है, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।